तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 106 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग अपने सारे स्लेव्स को लेकर दूसरे प्लैनेट पे आ गया था और बाटे लूफेंग को उन सारे वेयर हाउसेस को दिखाता है और अब फिर बातें कहता है कि इसके बीच में एक रेसिडेंशियल एरिया है जिसमें रहा जा सकता है और इसे हम लोग डिमोलिश भी कर सकते हैं और इसके बाद रिकंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है। और फिर वो लू फैंग को एक विला दिखाता है और वो लू फैंग से कहता है कि अगर आपको कोई विला चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, इनको अलग अलग करके फिर से जोड़ा जा सकता है और ये सिर्फ कुछ ही समय में फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। अब लू फैंग जब ये सुनता है कि उसे मूव, डिसमेंटल और रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है तो वो इसमें इंटरेस्टेड है और अब फिर लू फैंग उनसे और बड़ी विला के बारे में पूछता है तो वो लोग एक मैनर को दिखाते हैं जो कि 10,000 से लेके 100,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था और आप इसे अपने मुताबिक बड़ा कर सकते हैं। अब उस कैसल को देखकर लू फेंग सेटिस्फाइड हो जाता है और उसे 2 कैसल देने को कहता है ताकि वो अर्थ पे जाके अपने एक कैसल को बना सके। अब वो लोग जब सुनते हैं कि 2 कैसल तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि लू फेंग इतना ज्यादा रिच होगा और बाइलेन स्टार का रिचेस्ट बंदा भी सिर्फ एक ही कैसल को बनवा सकता था। अब इसके बाद लू फैंग 2 कैसल को चूज करता है जो कि टोटल 2.4 बिलियन सिल्वर ब्लू डॉलर्स थे और अगर उसे ब्लैक डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए और 8% डिस्काउंट के साथ देखा जाए तो टोटल 1.92 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स होते हैं। अब ये कासल उस वेयर हाउस से भी ज्यादा महंगा था और ये विला डी ग्रेड बैटलशिप पार्ट से बना हुआ था और इसका रूम सी ग्रेड से बना हुआ था। अब उन सारे बिजनेस डील को करके लू फैंग ब्लैक ड्रैगन शिप में वापस आ जाता है और यहीं पे वो फिर से बबाता को वर्चुअल यूनिवर्स में एंटर होने के लिए कह देता है और अब फिर सीन चेंज करके गानू एम्पायर के ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग एक वाइन बार में कोने में बैठा हुआ होता है और यहाँ पे लू फैंग बबाता को मेटल्स को खरीदने के लिए बोलता है ताकि वो जल्दी से स्टार लेवल 1 पे जा सके और वो अपने टीचर्स के पैसे को यूज कर सके क्योंकि उसे अभी सबसे ज्यादा मनी की ही जरूरत थी और यही उसके आगे काम भी आने वाला था। और वो बबाता को आधे साल का मेटल खरीदने को कहता है जो कि 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। अब इसके बाद बबाता सारे कैलकुलेशन को करती है और वो डिलीवरी एड्रेस बाय लॉन्ग स्टार को चूज करती है और यहाँ पे सारी चीजों का खर्च करने के बाद लू फेंग के पास सिर्फ 2.5 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर बचे हुए थे। अब यहाँ पे लू फेंग बबाता को फिर कहता है कि मुझे पर्पल लाइट ड्रिंक को खरीदना है तो बबाता कहती है क्या सच में। तो लू फेंग कहता है कि हाँ। तो बबाता बताती है कि ये तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी, ये तो नॉर्मल लोगों के लिए है और ये बहुत सस्ती भी होती है और ये किसी भी हाई लेवल स्टूडेंट को स्टूडेंट लेवल 1 में इवॉल्व करा सकती है और ये सिर्फ 15 ग्राम पर्पल लाइट ड्रिंक कर सकती है। तो लू फैंग कहता है कि क्या सच में 15 ग्राम पर्पल लाइट किसी भी स्टूडेंट लेवल बंदे को स्टूडेंट लेवल 1 में इवॉल्व करा सकता है। तो बबाता कहती है कि हाँ। तो लू फैंग कहता है फिर तो 1 लाख टन पर्पल लाइट ड्रिंक खरीद लो। और लू फैंग कहता है कि इस अमाउंट से हम लोग लगभग 10 बिलियन पीपल को फाइटर बना सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि हर कोई स्ट्रांग बने, तभी जाके ह्यूमैनिटी आगे सरवाइव कर पाएगी। और वो कहता है कि अर्थ पे फाइटर की संख्या बहुत ही कम है जो कि 10,000 में से एक ही है और टोटल 1 मिलियन फाइटर्स ही मौजूद हैं अर्थ पे और इसलिए मैं ये सब उनके लिए ले जाना चाहता हूँ जिससे कि हम 70 मिलियन फाइटर को बना सके और अगर ऐसे ही इवोल्यूशन होता रहा तो 20 सालों में ही सारे लोग फाइटर्स बन जाएंगे और जब वो मैच्योर होंगे तो वो स्टूडेंट लेवल 1 के फाइटर बन चुके होंगे और ये फर्स्ट स्टेप है धरती को स्ट्रांग बनाने के लिए। और अब फिर थोड़ी देर बाद बबाता उसे खरीद लेती है और 8% डिस्काउंट के साथ उसे टोटल 800 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर लगे थे। और अभी उसी रात लू फैंग के पास दोनों मूवेबल कासल भी आ जाते हैं और दूसरे दिन लू फैंग का ऑर्डर किया हुआ मेटल्स भी आ जाता है और तीसरे दिन पर्पल लाइट ड्रिंक भी आ जाता है। और अभी जो मेटल्स रेयर थे
उन्हें आने में 6 दिन लग जाते हैं। और इसी प्रोसेस में लू फेंग ने उन सारे ब्लैक आयरन जिसे उसने मार्स से निकाला था उसे भी बेच दिया था, और उसको बेचने पे टोटल 20 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स मिले होते हैं। और फिर 7वें दिन लू फेंग उन सारे स्लेव्स को कहता है कि तुम लोग यहीं रहोगे, और कुछ होता है तो तुम मुझसे यूनिवर्सल नेटवर्क में मिल सकते हो। और वहां पे लू फेंग ने स्टार लेवल 1 और 100 स्टार ट्रेवल लेवल 9 के बंदे को छोड़ा होता है, और बाकी जितने स्टार लेवल के बंदे होते हैं और स्टार ट्रेवल के 900 बंदे वो सारे लू फेंग के साथ वापस शिप में आ जाते हैं, और उसे लेकर वो अपने ड्रैगन शिप में वापस आ जाता है। और जितने भी मेटल्स और मूवेबल कासल थी उसे लू फेंग बबाता की स्टोरेज रिंग में रख लेता है। और यहाँ पे लू फेंग अपने अर्थ की ओर निकल जाता है, और 5 मिनट बाद ही सोलर सिस्टम के स्पेस में एक रिपल बनता है, और उसमें से वो ब्लैक डिस्क शिप निकलता है। और यहाँ पे लू फेंग यूनिवर्स ट्रैवल सक्सेस होता है, और लू फेंग अपने प्लैनेट को वापस आ चुका होता है, और वो अभी कुछ ही देर में अपने प्लैनेट पे पहुंचने वाला था। और अब फिर सीन चेंज करके हमें चाइना के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अभी रात का समय था, और एक मिडिल एज जनरल अपने घर में बैठकर आराम से टीवी देख रहा था, और उसे तभी एक फोन आता है। अब जब वो नंबर को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो किसी और का नहीं लू फेंग का होता है। और वो लू फेंग को ग्रीट करता है और उससे हाल चाल पूछता है। तो लू फेंग उससे यांगजाओ सिटी में 1 किलोमीटर एरिया को रेडी रखने को बोलता है, और फिर वो कहता है कि मुझे एक मीटिंग अरेंज करो। और फिर लू फेंग उसे एक मीटिंग अरेंज करवाने को बोलता है, जो कि 3 दिन बाद सुबह के 9 बजे होंगी, और इसमें सारे बड़े एचलन्स के साथ मीटिंग होनी चाहिए। वहां पे हर कोई बड़े लोग उपस्थित होने चाहिए। अब ये सुनकर वो जनरल शॉक हो जाता है, और वो सोचता है कि 1 किलोमीटर एरिया तो ऐसे ही हो जाएंगी, लेकिन आखिर एक अर्जेंट मीटिंग आखिर ये किस लिए है। और उसे लगता है कि क्या कोई और डिजास्टर आने वाला है, लेकिन वो ये पूछना चाहता था कि आखिर मीटिंग किस लिए करवानी है, लेकिन वो इसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि दुनिया की नजर में अभी लू फेंग, थंडर गॉड और होंग यही तीनों पावरफुल हाउसेस थे। लू फेंग ने तो इंसानियत को भी बचाया था, इसलिए सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे। अब इसके बाद फोन कट हो जाता है, और अभी लू फेंग अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो चुका था, और वो इस बार अपने घर को फोन करता है। और अब फिर सीन चेंज कर हमें यांगजाओ सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे 12 विलास को होता है, और वहां पे लोग जल्दबाजी में थे, और वहां पे जितने भी मिलिट्री ऑफिसर थे वो उन 12 फैमिलीज को वहां से निकाल रहे होते हैं, और वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये लू फेंग का ऑर्डर था, और ये हाईएस्ट अथॉरिटी में थी, और वो लोग इसे नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर यहाँ से वो लोग निकाले क्यों जा रहे हैं, आखिर उन्होंने किया ही क्या है। और अब फिर थोड़े ही समय बाद लू फेंग का शिप ऊपर कोर्टयार्ड सेक्शन में आसमान में रुकता है, और लू फेंग के आने के बाद सारे लोग वहां से चले जाते हैं, यहाँ तक कि मिलिट्री के ऑफिसर्स भी। और लू फेंग वहां अकेला होता है, और लू फेंग आधे घंटे के समय में सारी चीजें कर देता है जो वहां वो करने आया था। और फिर 40 मिनट बाद लू फेंग अपने फैमिली को किसी जगह को दिखाने के लिए लाया होता है, जो कि यहीं पे होता है, क्योंकि लू फेंग ने यहाँ पे कासल बनाया हुआ था, जिसे लू फेंग अपने फैमिली को दिखाने लाया होता है। अब लू फेंग अपने बच्चों के साथ भी वहां था, और जब लू फेंग उस कासल की ओर बढ़ रहा था तो लू फेंग का फैमिली उस कासल को देखता है तो हैरान हो जाता है, और उसका भाई बोलता है कि आखिर ये कैसल कब बना। और ज्यूजिन भी कहती है कि हाँ ये कब बना, मैं यहाँ आफ्टरनून में ही आई थी, लेकिन यहाँ पे 12 विलास थी, लेकिन अभी तो यहाँ पर वो नहीं है, और इसकी जगह इस कैसल की है। और यहाँ पे कैसल पे वाइन्स भी लगी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कासल कई सालों से यहाँ पे था। तो लू फेंग कहता है कि क्या तुम उन 12 विलास की बात कर रही हो, उसे तो मैंने हटा दिया है। और लू फेंग कहता है कि उसे मैंने अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया था, क्योंकि यही सबसे फास्टेस्ट तरीका था उसे डिसमेंटल करने का। और यहाँ पे लू फेंग ने 19 स्लेव्स की मदद ली थी, और यहाँ पे उन्हें कोई भी मशीनरीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सारे स्लेव्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, और वो इतने भारी सामान को आराम से उठा सकते थे। और उन्हीं ने इस कासल को बनाया था, और करीब आधे घंटे में ही उस कासल को रेडी कर दिया था। अब फिर लू फेंग अपने कार
कार से निकलता है और उस कासल की ओर बढ़ने लगता है। और वहां पे जाने के बाद वही स्लिप्स ड्रेसअप पहने हुए थे और वो लोग लूफेंग और उसकी फैमिली को स्वागत करने के लिए आए हुए थे। और जैसे ही लूफेंग वहां आता है सारे लोग लूफेंग के सामने झुकते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि जब होंग और थंडर गॉड को इतने पावरफुल आर्मीज के बारे में पता होगा तो क्या रिएक्शन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।